अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 1 का ही सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स में बताया था कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होती हैं, और उसके बाद बताया था कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। आज हमारा इसका सेकेंड लेक्चर है। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपको करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और क्वेश्चन नंबर 11 तक बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और बाकी आपको असाइनमेंट के तौर पे घर पे दे दूंगा। दूसरा आपने काम करना है, ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवा दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा अपनी कॉपी पे आपने लिखना भी है, ताकि जो ये आपका क्लास वर्क है एक तरह से, तो ये आपका नोट्स को कंप्लीट कर देगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। अब जिसका बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। जैसा वो आपने खुद करना है वो मैंने इधर होम असाइनमेंट में लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, 5, 7, 9 और 10 आपने खुद से करना है। तो यही है कि कहीं पे आपने डिफरेंस निकालना है, कहीं पे यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो सेट्स गिवन है। सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुए 0, 2, 4, 6, 8 एंड सेट बी के एलिमेंट्स दिए हुए 1, 3, 5, 7, 9। अब आपको पहचान होनी चाहिए कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2। लेकिन 0 एक इवन नंबर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब है कि बाकी सारे रिमेनिंग इवन नंबर्स हैं। और जो सेट बी है ये सारे ऑड नंबर्स हैं, यानी ऑड नंबर्स लेस देन 10 दिए। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल तरीका वही, सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में लिखेंगे पहले ए के एलिमेंट्स, फिर यूनियन का सिंबल, फिर बी के एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8, यूनियन 1, 3, 5, 7। अब यूनियन में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। तो ऐसे करेंगे, इधर से 0 लेंगे, इधर से 1, फिर इधर से 2, इधर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये क्योंकि सारे, ये देखें आपने एक चीज़ और से देखनी है कि जब कोई एक सीक्वेंस बन रही हो, यानी 0, 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही एलिमेंट्स हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारे एलिमेंट्स को लिखें, हम डैश 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 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो कॉन्टिन्यूशन में आ रहे हैं, यानी इसमें से कोई मिसिंग नहीं है। जब बीच में कोई मिसिंग ना हो और एक सेट पैटर्न बन रहा हो, तो इसका मतलब हम उसको अंदर डैश डैश भी यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश, यानी एंड सो ऑन अप टू 9। अब ये जो हमारा सेट ए था इवन नंबर्स का, लेकिन उसमें साथ 0 भी था, और सेट बी था वो हमारा ऑड नंबर्स का था। जब हमने दोनों को कंबाइन किए तो ये देखें ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। तो आप चाहे तो सारे एलिमेंट्स लिख भी सकते हैं, और अगर आपके माइंड में है तो आप इसको डैश डैश करके या सोन करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का भी वही तरीका है कि पहले ए के एलिमेंट्स लिखें 0, 2, 4, 6, 8 इंटरसेक्शन। अब बी के एलिमेंट्स लिखें 1, 3, 5, 7, 9। अब आपको ये भी बताया था कि कॉमन में कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, विच आर कंटेन्ड इन बोथ या विच आर कॉमन इन बोथ। तो अब देखें इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड नंबर्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, इसलिए इसका हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, और ये फाई का सिंबल यूज़ करेंगे, यानी एम्प्टी सेट को यूज़ लिखने के लिए हम दो सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या दो खाली कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे या ये सिंबल फाई लिखेंगे। लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि इस तरह दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फाई लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो फिर इसका एलिमेंट बन जाता है। यानी जब भी आपने एम्प्टी सेट लिखना है, या तो ये खाली सिंबल यूज़ करें फाई का, या दो एम्प्टी कर्ली सेट्स ब्रैकेट्स यूज़ करें। अब आगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, डिफरेंस फाइंड करना है, पहले ए माइनस बी का और फिर बी माइनस ए का। अगेन आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस में मैंने बताया था, जब हम ए माइनस बी लेंगे तो हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में है और बी में नहीं है, यानी ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन ए बट नॉट इन बी। और जब हम बी माइनस ए लेंगे, ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन बी बट नॉट इन ए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लेना है तो हमने वो एलिमेंट्स लेने विच आर कंटेन इन फर्स्ट सेट, जो पहले सेट दिया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो लिहाजा लिखेंगे ए माइनस बी
पहले ए के एलिमेंट्स लिखे 0 2 4 6 8 माइनस, अब बी के एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 7 9। अब अगेन देखें आप कि ये इवन नंबर्स हैं, वो ऑड नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ऑड नंबर्स नहीं होते। तो इसका मतलब है वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में और बी में ना हो, तो वो आ जाएंगे 0 2 4 6 8 विच इज़ इक्वल टू ए, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपने एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। यानी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि जब आपने ए माइनस बी लेना है तो एलिमेंट्स ऑफ ए लेने हैं जो बी में नहीं थे, और क्योंकि सेम एलिमेंट्स आ गए जो ए में थे, लिहाजा इसको बाद में लिख भी सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। नाउ बी माइनस ए, अब बी माइनस ए में क्या लेंगे, वो एलिमेंट्स लेंगे जो बी में और ए में ना हो। अब बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5 7 9 यानी ऑड नंबर्स हैं, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 2 4 6 8 यानी इवन नंबर है। अब अगेन वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो बी में और ए में नहीं है, यानी ऑड नंबर्स ले लेंगे जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। जैसा बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 विच इज़ इक्वल टू बी। यानी इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक कॉन्सेप्ट का पता लगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में अगर ए में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में थे ही नहीं, तो इसका मतलब है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आएगा। सिमिलरली अगर बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, तो जब हम बी माइनस ए लेंगे तो वो इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट दिया हुआ है ए, उसके एलिमेंट्स बताए हैं 1 3 5 7 9, और साथ ही उसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, एक और बात याद रखनी है आपने कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ए में शामिल नहीं होते। सिमिलरली जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। उसकी वजह सिंपल सी है कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसका फार्मूला लिखते हैं u माइनस ए, यानी वी टेक दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। तो इसका मतलब है जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकते, और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ए में नहीं हो सकते। अब फाइंड क्या करना था, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ही हमने सेट ए बनाना होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में शामिल नहीं होते। इसका मतलब है जब भी हमें ए और ए कॉम्प्लीमेंट दिया होगा और यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उन दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख देंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। लिखेंगे लिहाजा यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए के एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 7, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे 4 5 6 7 एंड 12। अब इन दोनों को यूनियन है कंबाइन करके लिखते हैं, बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। 1 3 4 5 दो में था, एक दफ़ा लिखा जाएगा, फिर 6 फिर 7 फिर 9 और फिर 12। इसका मतलब है जब कभी भी आपको ए और ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ हो और यूनिवर्सल सेट निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तीन सेट्स दिए हैं ए बी सी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, बी के हैं 2 4 6 8 10, यानी ए के जो हैं वो अगेन ऑड नंबर्स हैं, बी में इवन नंबर्स हैं, और सी एक मिक्सचर है 3 6 12 18 एंड 21 है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, लेकिन उसमें 9 मिसिंग है, 15 मिसिंग है, यानी इसको हम रैंडम नंबर ही कहेंगे। अब कहा क्या है कि प्रूव करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर सेम होगा। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, या ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। यानी जब कभी भी आपको एग्जामिनर सेट्स देते और ये कह दे कि जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपने प्रूव करनी है, तो आपने ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं, इनमें से कोई सी एक, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो कोई सी एक करनी है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर आपको तीनों करनी पड़ेंगी। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, या बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, या ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। अब इसमें से फर्स्ट टू मैं आपको सामने यहाँ प्रूव करके दिखा रहा हूँ। जो इसका थर्ड पार्ट होगा यानी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, ये आपने होमवर्क में करना है। यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3, ये वाला जो बोर्ड पे मैंने लिखा है ये आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, और उससे अटेम्प्ट करने से पहले ये सारा जो काम मैंने बोर्ड पे करवाया है इसको आपने अपनी कॉपी में या नोटबुक में राइट कर लेना है एज ए क्लास वर्क। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग लेंगे, और आंसर जब सेम आ जाएगा तो लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10,
अब अगेन ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, लिहाजा इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट या एम्प्टी सेट या फाई होगा। जैसा लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट या एम्प्टी सेट या फाई, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन है। अब पहले बी के एलिमेंट्स लिखें 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, फिर ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। अगेन अब इवन और ऑड है तो इवन और ऑड में हमेशा इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा, यानी फाई होगा। तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई और एम्प्टी सेट। इसका मतलब है दोनों का आंसर सेम आ गया। लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट 2, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले बी के एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, सी के एलिमेंट्स लिखें 3 6 12 18 एंड 21। अब देखें इनमें से कौन से कॉमन है। नज़र आ रहा है कि 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, जैसा लिखेंगे बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 6। सिमिलरली राइट हैंड साइड ले लेते हैं, सी इंटरसेक्शन बी। अब सी के एलिमेंट्स लिखे पहले 3 6 12 18 21 इंटरसेक्शन। अब बी के एलिमेंट्स लिखें 2 4 6 8 एंड 10। अब अगेन देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, वो है 6। लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ आ गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें 2 सेट्स ए एंड बी दिए हुए थे और 4 ऑपरेशंस पूछे थे, यानी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए। लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या आपको आया कि ए में इवन नंबर्स थे और बी में एलिमेंट्स थे वो ऑड नंबर्स थे। इसका मतलब है कि जब यूनियन लेंगे तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी अगर जीरो भी शामिल था इसका मतलब है कि जब भी इवन और ऑड नंबर्स का यूनियन लेते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं, लेकिन अगर उसमें जीरो भी शामिल होते हैं तो वो होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा ए यूनियन बी लिया तो वो फर्स्ट 10 होल नंबर्स का सेट बन गया। इसी तरह जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो यूनियन, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो सिर्फ वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों में कंबाइंड कॉमन होते हैं, लेकिन इवन और ऑड में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। लिहाजा उसका जब भी सोल्यूशन आएगा तो उसको लिखेंगे एम्प्टी सेट या फाई। इसी तरह जब हम ए माइनस बी लेंगे, क्योंकि ए में हमारे पास इवन नंबर्स हैं और बी में हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में और बी में नहीं है। लिहाजा इवन नंबर ऑड नंबर्स में शामिल नहीं थे। लिहाजा जब हमने ए माइनस बी लिया तो वो इज इक्वल टू ए आ गया। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जो एलिमेंट्स ऑफ ए थे विच आर नॉट कंटेन्ड इन बी, कि जो एलिमेंट्स ए के थे वो बी में शामिल नहीं थे। लिहाजा ए माइनस बी हमेशा ए के इक्वल आएगा। सिमिलरली जब हमने बी माइनस ए निकाला तो जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं थे, और क्योंकि वो ऑड नंबर्स थे और ये इवन नंबर्स थे, तो इसका जब हमने वो एलिमेंट्स लिए जो बी में और ए में नहीं है, तो उसका जब आंसर आया तो वो अगेन सेट बी ही आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो डिसजॉइंट सेट्स हो, यानी जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट दिया हुआ ए और एक दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से यूनिवर्सल सेट फाइंड करना था। ये भी आपको कॉन्सेप्ट नया बता दिया कि व्हेन एवर 2 सेट्स आर गिवन, एक ए हो और एक ए कॉम्प्लीमेंट हो, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा उनके यूनियन से बनता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं यू माइनस ए, यानी वो एलिमेंट्स लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट में और ए में नहीं है। इट मीन्स कि जो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे वो ए में नहीं हो सकते और ए के एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकते। लिहाजा उन दोनों का यूनियन जब भी लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता तो वो हमेशा नल सेट या एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि अगेन जो ए में एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है और जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो ए में भी नहीं है, जो ए कॉम्प्लीमेंट में वो ए में नहीं है। इसका मतलब है कि जब एक सेट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होगा और यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना था। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहती है, अगर 2 सेट्स दिए हुए ए बी तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह अगर बी और सी दिए होंगे तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। या तीसरी ऑप्शन क्या होगी, अगर ए इंटरसेक्शन सी है इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए होगा। लिहाजा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सिंगल प्रूव करनी होगी तो कोई सी एक प्रॉपर्टी आ जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन में,
अगर तीनों प्रूव करनी होंगी तो इसका मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अब असाइनमेंट लिख लें। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, 5, 7, 9 और 10 करना है। इनमें सब में वही है कि एक कॉम्प्लीमेंट है या कहीं पे इंटरसेक्शन है, कहीं पे यूनियन, कहीं पे डिफरेंस है, ताकि आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया, पार्ट नंबर 3 आपने खुद से करना है। उम्मीद है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स आपको समझ आ गया होगा। ये ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब है कि किस तरह से दो या दो से ज़्यादा जब सेट्स गिवन हो तो हम ए इंटरसेक्शन भी, यानी उनका इंटरसेक्शन, उनका यूनियन, उनका डिफरेंस या उनके कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।